नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं डांस से स्वागत करता हूं बेटा आपका एक्सरसाइज 2.3 में। जैसे कि आपको पता है कि अब तक हम 2 एक्सरसाइज चैप्टर के कर चुके हैं और आपने बहुत कॉन्सेप्ट सीखे और आपका रिस्पॉन्स जो था वो बहुत चौंकाने वाला था कि बहुत अच्छे से आपने रिस्पॉन्स करा उन क्वेश्चनों का भी जो आपके जो बुक से बाहर का था। उसका मेजर रीजन ये था बेटा कि हमने कॉन्सेप्ट को समझा है। मैं यही कहता हूं आपसे कि हर वीडियो में मेरे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो एक्सरसाइज करते हुए कभी दिक्कत आएगी नहीं, और कल को अगर एनसीईआरटी से बाहर का भी क्वेश्चन आ गया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा मकसद केवल 11th-12th नहीं है कि हम 11th-12th कर लें बस। हमारा मकसद उसके आगे का भी है, जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें जो मैथ्स आती है हमें उसको भी कैप्चर करना है। तो वहां पे बेटा कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो हर वीडियो में आपको पता है कि एक्सरसाइज के पहले मैं रूल समझाता हूं। एक्सरसाइज 2.3 की बात करें तो इस एक्सरसाइज में मेजर एनसीईआरटी ने 3 रूल कवर करे हैं। पहला रूल आप सीखोगे कि फंक्शन क्या होता है। आपने बहुत सारे जब 9th और 10th में थे आपने सुना होगा पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर आपने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब आपने थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था। बट अब थोड़ा आपका स्टैंडर्ड आगे आ चुका है। अब नए फंक्शन जानोगे आप कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन आपके लिए पहली बार है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, शायद आप पहली बार सीखोगे। तो पहला जो रूल है वो फंक्शन है कि ये फंक्शन क्या होता है, हम फंक्शन किसे बोलेंगे। एक बार आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा, देन आप सीखोगे रूल नंबर 2 कि फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। कि कल को अगर बुक के बाहर का भी क्वेश्चन आ गया तो हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। एंड थर्ड आप सीखोगे बेटा डोमेन और रेंज। आपको सर डोमेन रेंज तो हमने पिछले एक्सरसाइज में आपने कौन सा बहुत जैसे कराया था। जी हाँ, उसके बाद का कि डोमेन और रेंज हम फाइंड, अगर मुझे फंक्शन दिया हो तो फंक्शन से डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि फंक्शन दिया हो और फंक्शन से डोमेन और रेंज फाइंड करें। पहली बार आप फंक्शन से डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखोगे, और यही मोस्टली आप देखोगे एग्जाम में यही आता है कि फंक्शन से डोमेन रेंज कैसे फाइंड होता है। तो चलिए स्टार्ट करें, तैयार हो सारे बच्चे। चलिए बेटा, सबसे पहले रूल नंबर 1, व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला रूल हम पढ़ेंगे बेटा कि फंक्शन होता क्या है। तो अपने कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर सबसे पहले लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज अ फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन, हम फंक्शन किसे बोलेंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किसे बोला जाता है। व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल की बात कर लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी बुक क्या कहती है कि फंक्शन क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आपको रूल लिखा है, देखो जो एनसीईआरटी बुक है उनके अकॉर्डिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये होनी चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा कि फंक्शन का एक्चुअल में मतलब होता क्या है, क्योंकि थ्योरी आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो पहले इसका मतलब समझो। एनसीईआरटी आप ये कहती है अब फंक्शन, एक फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है किसका, सेट ए टू सेट बी। जो फंक्शन है यानी कोई भी रिलेशन है दो सेट का, ए और बी का रिलेशन है। रिलेशन होता है पहले रिलेशन ए का रिलेशन है बी से। मान लीजिए ए का रिलेशन है बी से। ए का रिलेशन किससे, बी से। ए कहता है कि मेरा बी से रिलेशन है, तो इस सेट टू बी ए फंक्शन, एक रिलेशन फंक्शन बन जाता है। एक जो रिलेशन है वो फंक्शन बन जाता है कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए के सारे एलिमेंट, मान लो ए में जो एलिमेंट है वो है 1, 2 और 3। अगर ए के सभी एलिमेंट, ए के जितने भी एलिमेंट वो सारे एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन, केवल एक इमेज हो। अगर ए के सभी फंक्शन, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन हो, उसका इमेज हो किसके साथ, बी के साथ। क्या कहना चाहे सर, ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे नीट तो है नहीं। आप ये लिखना, ये समझा रहा हूं सिंपल वर्ड में, इसका मतलब क्या है। बच्चों ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाता है। कोई भी रिलेशन एक फंक्शन बन जाता है कब, अगर ए के सभी एलिमेंट, ये ए है, ये मैंने मान लिया कि मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए बी है। ए के जितने भी एलिमेंट होंगे इनका एक इमेज होना चाहिए बी में। मान लो 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है और 3 का रिलेशन सी के साथ है। तो ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनका केवल एक इमेज होना चाहिए, केवल सिंगल रिलेशन होना चाहिए किसी एक एलिमेंट से।
इनका एक इमेज होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब एक ही रिलेशन होना चाहिए, किसी एक नंबर से इनका रिलेशन होना चाहिए, किसी एक ही नंबर से इनका रिलेशन होना चाहिए। जैसे मैंने यहां दिया कि ए के जितने भी एलिमेंट है, आप देखो ए के सभी एलिमेंट, इनका एक इमेज बन रहा है बी में। 1 का इमेज ए के साथ है, 2 का इमेज बी के साथ है, 3 का इमेज सी के साथ है। तो हम बोलेंगे इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये लाइन आपको याद रखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मैं लिखवाऊंगा अभी क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, तब मैं जब लैंग्वेज लिखवाऊं तो लाइन याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में रीजन पूछते हैं कि भाई फंक्शन है, क्यों है, रीजन क्या दोगे, तो लिखना पड़ेगा एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है, हैज अ यूनिक रिलेशन या वन एंड ओनली वन रिलेशन या वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, कि ए के जितने भी एलिमेंट है उनका केवल एक ही इमेज है बी के साथ, किसी एक ही नंबर के साथ इमेज है, 2 नंबर के साथ इमेज नहीं है। चलिए, तो आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, जो ये बुक में आपको दिया हुआ है। बाकी आप रूल नंबर 1 लिखना बेटा, रूल नंबर 1, व्हाट इज अ फंक्शन। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो आप यहां से स्टार्ट करना कि कोई भी रिलेशन फंक्शन बन जाता है। ये रिलेशन है, ए का रिलेशन बी के साथ है, अगर ए के जितने भी एलिमेंट है उनका किसी एक के साथ इमेज हो बी में। चलिए, मैं और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अभी एक एग्जांपल दिया, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, एकदम से मैं नहीं जाऊंगा क्वेश्चन पे, मैं नहीं जाता, पहले बिल्कुल कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि उस एक्सरसाइज का करने का कोई फायदा नहीं जिसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता हो। ठीक है, तो पहले बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए, एक तो ये फंक्शन का एग्जांपल हो गया, एक और मैं एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल, ये मैंने मान लिया कि पहला एग्जांपल है। चलिए बेटा, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए एक और जो है मेरे पास ये ए और बी का रिलेशन है, ये ए है और ये बी है और इनके बीच रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इस बार नाम का रिलेशन ले लेते हैं, कोई भी हम नाम ले लेते हैं, इनका रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है बेटा, यहां जो नाम है, एक का नाम है अमन, एक है अमन बच्चा। ठीक है बेटा, एक का नाम है अब्दुल। ठीक है बेटा, एक का नाम है बल्लू, बल्लू। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, एक और नाम लेना चाहो तो एक और नाम ले लेते हैं, चलो सी से भी नाम लेते हैं, चंदन। ठीक है, चंदन नाम ले लेते हैं। लो, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम कहें कि अल्फाबेटिकली इनका रिलेशन बनाओ, यानी जो जिस नाम से पहला वर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग इनका रिलेशन बनाओ, तो रिलेशन किसके साथ बनेगा? आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है भाई, ए का रिलेशन अमन के साथ बनेगा और ए का रिलेशन अब्दुल के साथ भी बनेगा, क्योंकि ये भी ए से स्टार्ट है, ये भी ए से स्टार्ट है। बी का रिलेशन बल्लू के साथ बनेगा क्योंकि बी और बी है, और सी का रिलेशन चंदन के साथ है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इज इट फंक्शन, क्या ये फंक्शन है, तो आप आंसर दोगे नहीं, ये फंक्शन नहीं है बेटा, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि देखो, एक का ए के 2 इमेज हैं, ए के 2 इमेज हैं, और डेफिनेशन कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है उनका केवल एक इमेज होना चाहिए। यहां पे ए के देखो 2 इमेज है, ए हैज 2 इमेज, ए हैव 2 इमेज, ए के 2 इमेज हैं, अमन और अब्दुल, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है बेटा, क्योंकि ए हैव 2 इमेज, ए के 2 इमेज हैं, जबकि ए के केवल एक ही इमेज होने चाहिए थे, तो इट इज नॉट फंक्शन। सर जी ठीक है, थोड़ा सा पल्ले पड़ गया सर जी, आप क्या कहना चाहते हो? एक और एग्जांपल लो, चलो तीसरा एग्जांपल, बड़े बड़े एग्जांपल, जब तक आपके जहन में भर नहीं दूंगा ना फंक्शन क्या होता है, मैं क्वेश्चन पे आऊंगा ही नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझना है बहुत अच्छे से। सुनिए बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सुनिए, अब इस बार लेते हैं कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मैं कहता हूं ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत आराम से। 1 कहता है कि मेरा जो रिलेशन है वो 5 के साथ है, 2 कहता है कि मेरा रिलेशन 6 के साथ है, 3 कहता है मेरा रिलेशन 7 के साथ है, 4 कहता है भैया मेरा तो रिलेशन किसी के साथ नहीं है। अब आप क्या बोलोगे, इट इज अ फंक्शन और नॉट? तो आप कहोगे नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन अगेन, ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? 4 का इमेज कहां है? 4 का इमेज कहां है? नहीं है। डेफिनेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, वर्ड पे ध्यान दो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कहां कवर हुआ? 4 तो बच गया। एवरी का मतलब क्या? सभी नंबर आने चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है, तो 4 कहां है? 4 का तो कोई इमेज नहीं है ना, इट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव अ यूनिक इमेज इन बी। ए के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, 4 नहीं कवर हो रहा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल समझ लो, एक और एग्जांपल समझा देता हूं बच्चों, एक और सुनिए।
अब लेते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है और यहां केवल ए है। 1 कहता है मेरा रिलेशन ए के साथ है, 2 कहता है मेरा रिलेशन भी ए के साथ है, 3 कहता है मेरा रिलेशन भी ए के साथ है, 4 कहता है मेरा रिलेशन भी ए के साथ है, 5 कहता है मेरा रिलेशन भी ए के साथ है, 6 कहता है मेरा रिलेशन भी ए के साथ है। अब आपसे पूछेगा इज इट फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? तो आप क्या आंसर दोगे? आप सिर्फ डेफिनेशन दिया, पहले डेफिनेशन दिया एवरी एलिमेंट ऑफ ए, पहला वर्ड क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज, किसी एक के साथ इमेज होना चाहिए, तो एक के साथ भी इमेज है, एक के साथ तो इमेज, आपको सर जी तो बहुतों के साथ इमेज है, नहीं, आपको इस पे फोकस नहीं करना। आप ये देखो 1 है ना, 1 का तो एक ही इमेज है ना ए, 1 के लिए तो एक ही इमेज है ना भी ए, 2 के लिए तो एक ही इमेज है ना ए, 3 के लिए तो एक ही इमेज है ना ए, 4 के लिए तो एक ही इमेज है ना ए, 5 के लिए तो एक ही इमेज है ना ए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है उसका एक यूनिक इमेज है, हैज ओनली 1 इमेज इन बी में उसका केवल एक ही इमेज है, ए है। तो ये जो कहलाएगा बच्चों, ये फंक्शन कहलाएगा। एक बार चारों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, हैज अ यूनिक इमेज, एक ही इमेज, यानी एक का एक के साथ रिलेशन है, तो ए के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं और एक ही इमेज है सबका, तो फंक्शन है। ए के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं लेकिन इसके 2 इमेज हैं, ए के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं लेकिन इसके 2 इमेज हैं, इसलिए फंक्शन नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, या तो ए के सारे इमेज क्लियर ही नहीं हो रहे, या ए के सारे एलिमेंट कवर ही नहीं हो रहे, इसलिए फंक्शन नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, हैज अ यूनिक इमेज, इसका एक ही इमेज होना चाहिए, तो सबका एक ही इमेज तो है ए, सभी इसके 1 के लिए तो एक ही इमेज है ना, 2 के लिए भी एक ही इमेज है, 3 के लिए भी एक ही इमेज है। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि फंक्शन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कोई भी रिलेशन फंक्शन बन जाता है अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट उसका एक ही इमेज होना चाहिए बी के अंदर, तो वो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये आप चाहो तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई पूछ लेते हैं रूल नंबर 1 में, नहीं लिखना चाहो तो आप यहां से नोट कर लेना कि रिलेशन है ए और बी का और कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन नहीं है, इसके मैंने 4 आपको एग्जाम्पल दिए। अब अगर आपको रूल थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन आप देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग इसी चीज से, पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही इसी से है, व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन होता क्या है। तो चलिए बेटा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज दिए हुए, डेफिनेशन वगैरह बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप ट्राई कर लेना। चलिए एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्या पहला क्वेश्चन, देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following relations are, इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको आती है। फिर गिव रीजन, आपको आंसर बताना, रीजन भी देना है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। इट मींस आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो मैं आपसे कह रहा था, रीजन आपको देना पड़ेगा। इफ इट इज अ फंक्शन, अगर वो फंक्शन हो, अगर वो फंक्शन हो तो उसका डोमेन और रेंज फाइंड करो, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर वो फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमें डिसाइड करना है कि फंक्शन है या नहीं है, फिर हमें डिसाइड करना अगर फंक्शन है तो क्यों है, फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन देना है। एंड थर्ड, अगर फंक्शन हुआ तो डोमेन और रेंज भी हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखो, क्या क्या आपको रिलेशन दिया हो पहले देखो। 2 का 1 के साथ, 5 का भी 1 के साथ, 8 का भी 1 के साथ, 11 के साथ 1, 14 के साथ भी 1, 17 के साथ भी 1, ये पूरा 1 के साथ इनका रिलेशन दिया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो ए के लिए होता है, आपको पता है, पूरा चैप्टर आप अब तक पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले ए बनाओगे, ये ए है और ये आपके लिए बी है। ठीक है बेटा, ये 2 बना दिए। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 और 14 और 17, 14 और 17, 14 और 17। और बी में कौन सा एलिमेंट है, तो बी में जो एलिमेंट है वो देखो यहाँ पे 1 है, 1 है, 1, 1, 1, 1, केवल 1 है, बी में केवल 1 है, एक ही एलिमेंट है 1। अब चलिए जो क्वेश्चन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग देखिए, मैच करिए। 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 5 का रिलेशन 1 के साथ है, 8 का रिलेशन 1 के साथ है, 11 का रिलेशन 1 के साथ है, 14 का रिलेशन 1 के साथ है, 17 का रिलेशन 1 के साथ है। ठीक है बेटा,
अब हम डेफिनेशन को ध्यान से जो हमने पढ़ा था उस चीज को रिवाइज करते हैं। क्या कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, देखो ए के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, यस ए के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं। हैज ए यूनिक इमेज इन बी, उसका केवल एक ही रिलेशन होना चाहिए बी में, तो एक ही रिलेशन है ना, देखो 2 के लिए तो एक ही रिलेशन 1 के साथ, 5 का रिलेशन 1 के साथ, 8 का रिलेशन, यानी 2 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 1 है, 8 का इमेज 1 है, तो ए के सारे एलिमेंट का केवल एक ही इमेज तो है ना, एक ही इमेज है ना, 1 तो अकेले एक ही इमेज है ना, तो इन सभी का केवल एक ही इमेज बन रहे हैं, तो इसलिए फंक्शन कहलाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे, यस इट इज अ फंक्शन। आंसर क्या लिखोगे बेटा, यस इट इज अ फंक्शन। यहां लिखोगे आप यस इट इज अ फंक्शन। पहले आपने डायग्राम बनाया, पहला आंसर आपने दिया यस इट इज अ फंक्शन, पहला आंसर कि हां ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। दूसरा रीजन पूछ रहा था क्यों है भाई, आधे नंबर, हाफ नंबर या 1 मार्क्स इसके होंगे। फिर पूछा था क्यों है, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज, ओनली वन इमेज इन बी, ये आपका रीजन आ जाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है उनका केवल हैज ओनली वन इमेज, उसका केवल एक ही इमेज है बी में केवल एक ही इमेज है। ये आपने पहले क्या आंसर दिया, पहले आपने क्या बताया कि हां ये फंक्शन है, फिर आपने क्या दिया रीजन कि भाई रीजन ले, रीजन भी ले ले। तीसरा क्या पूछा था कि अगर फंक्शन हो तो डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है, कि अगर फंक्शन हो तो डोमेन और रेंज। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट करने का मेथड समझिए एग्जाम के अंदर। डोमेन, अब हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन कौन होता है, जो पहला एलिमेंट होता है, यानी x की वैल्यू, ये आपके लिए डोमेन कहलाएगा। दीज आर द डोमेन, इसे बोलते हैं डोमेन। आपको याद होगा पिछले एक्सरसाइज आपने करा था, तो 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये जो लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, 14 और 17, ये आपका डोमेन कहलाएगा। और आपसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज जो होता है वो y होता है। तो y क्या है, y में केवल एक ही एलिमेंट है 1, तो दैट इज द रेंज। तो देखो बेटा प्रेजेंटेशन, देखो एग्जाम में किस प्रकार से हमें प्रेजेंट करना होता है ये सीखना बहुत जरूरी है। आंसर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आंसर को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। आप कितने खूबसूरत भी क्यों ना हो, शादी में सज धज के ही जाते हो, तो यही चीज है, कितने भी खूबसूरत हो आप अपना कपड़े वपड़े बिल्कुल नया सा पहन के जाते हो, तैयार होके जाते हो, यही चीज एग्जाम का है। आपको क्या आता है मायने नहीं करता, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बहुत मायने करता है। तो पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, एरो डायग्राम जो मैंने आपको सिखाया था, पहले एरो डायग्राम बनाएंगे, फिर बताएंगे फंक्शन है या नहीं है तो क्यों है, रीजन बताएंगे, नहीं है तो रीजन बताएंगे क्यों नहीं है, अगर होगा तो डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, नहीं होगा तो ये स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए बेटा, चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हो बेटा, 2, 1, 4, 2, तो ये सब पहले आपको एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये पूरा एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले 2 एरो डायग्राम बना लेते हैं, ए और बी। पहले 2 एरो डायग्राम बना लेते हैं, ए और बी, कि ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए बी है। कई बार इसको एक्स भी बोलते हैं, कई बार इसको वाई भी बोलते हैं, वो नाम रखने का तरीका है। तो डोमेन में देखो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2 से लेकर 14 तक इवन नंबर, तो सारे इवन नंबर लिख लूंगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आ जाएगा डोमेन। चलिए अब नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से लेकर 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब रिलेशन देखिए, रिलेशन देखिए, आप एक बार चेक कर लो, रिलेशन चेक कर लो। 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ, 14 का 7 के साथ। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप रिलेशन बना सकते हो। रिलेशन में क्या लिखा हुआ था कि किसका किसके साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन था, 4 का 2 के साथ रिलेशन था, 6 का 3 का रिलेशन था, 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का और नाउ 14 का। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि ये डोमेन और रेंज और ये फंक्शन वगैरह क्या है, सब कुछ आंसर कर सकते हो, पूरा एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा। देखिए क्या डेफिनेशन थी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए के तो सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं,
एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सारे कवर हो रहे हैं। हैज अ यूनिक इमेज, हैज ओनली वन इमेज इन बी, देखो केवल एक ही इमेज है, सबका केवल एक ही इमेज है, सबका केवल एक ही इमेज है, तो इट इज अ फंक्शन और नॉट? यस, शाबाश, पूरी क्लास ने एक साथ बोला कि यस सर जी फंक्शन है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, एक एक चीज लिखेंगे, टीचर को बताएंगे कि सर जी मैडम जी मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो लिखेंगे यस बिल्कुल आराम से, यस इट इज अ फंक्शन, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, तरीके से लिखना है कि यह फंक्शन है। अब आप रीजन दोगे, फंक्शन है तो क्यों है, तो लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो डेफिनेशन थी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज, ये डेफिनेशन है बेटा फंक्शन की, हैज ओनली वन इमेज इन बी, कि ए के जितने भी एलिमेंट है उनका केवल एक ही इमेज है बी में, तो ये फंक्शन हो गया। थर्ड स्टेप क्या था कि आपको डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या होता है, जो एक्स होता है, यानी जो पहला एरो डायग्राम का पहला पार्ट होता है, तो 2 4 6 8 10 12 14 ये आपका डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन लिख लो बेटा, 2 4 6 8 10 12 14, these are the domains, इसे आप डोमेन बोलोगे। Now we are going to find the range. What is the range? The value of y, and what is the value of y? That is 1 to 7. So that is your range, 1 2 3 4 5 6 7 और 6 7 तक है ना, बस 7 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। सो हियर्स द आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तरीका देख लो एक बार दोबारा। सबसे पहले हमने क्या करा, एरो डायग्राम बनाया, सबसे पहले हमने एरो डायग्राम बनाया, तैयार करा बिल्कुल तरीके से, क्योंकि अगर आपका एरो डायग्राम सही है ना तो 100% चांस है कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो पहले आपने एरो डायग्राम बनाया, ये एरो डायग्राम तैयार है, देन आपने डिसाइड किया कि फंक्शन है या नहीं है, फिर आपने उसका रीजन बताया, अब फिर डोमेन और रेंज। तो इस प्रकार से बच्चों हमें एग्जाम में करना, प्रेजेंटेशन करना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो फिर से पहले ए और बी बना लेते हैं, क्योंकि हमें बनाना ही पड़ेगा। तो ये मेरे लिए ए है, डोमेन है, और ये मेरे लिए रेंज है, अगर ये फंक्शन हुआ तो। चलिए अब देखिए रिलेशन क्या है, तो 1 1 2 1 1 2, तो 1 1 दो बार तो लिखूंगा नहीं, 1 और 2 लिखना पड़ेगा बस। तो 1 और 2, यहां पर केवल 1 है और 2 है, और दूसरे में क्या है 3 5 5, तो 5 दो बार नहीं आएगा, केवल 3 और 5 आएगा, यहां 3 और यहां 5। अब रिलेशन देखो किसके किसके साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 1 का रिलेशन 5 के साथ है, और 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है। ये बन गया आपका एरो डायग्राम, ये आपका एरो डायग्राम है। अब हमें डिसाइड करना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए के तो सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, ए के तो सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। हैज ओनली वन इमेज इन बी, केवल एक इमेज होना चाहिए बी में। देखो 2 इमेज है इसके, 1 के 2 इमेज है बेटा, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे समोसे, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। पहली कंडीशन क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए कवर हो रहा है। हैज ओनली वन इमेज, केवल एक इमेज होना चाहिए बी में, लेकिन इसके तो 2 इमेज हैं, इसके तो 2 इमेज बन रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, नो, क्लियरली मना कर देंगे, नो इट इज नॉट अ फंक्शन, नो इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। और फंक्शन नहीं है तो हमें रीजन भी देना पड़ेगा, भाई क्यों फंक्शन नहीं है। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज वन हैव 2 इमेज, 1 के 2 इमेज है, 3 and 5, 1 हैव 2 इमेज, 1 हैव 2 इमेज, दैट इज 3 and 5। बिकॉज 1 हैव 2 इमेज, 1 के 2 इमेज हैं, 1 के 2 इमेज हैं, कौन कौन से इमेज है, एक 3 है और एक 5 है, तो इसके लिए 2 इमेज है, 1 के 2 इमेज हैं, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो पहले रीजन देंगे, नो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि एक के जो है वो 2 इमेज बने हैं, 3 और 5, इसलिए फंक्शन नहीं है। और फंक्शन नहीं है तो डोमेन और रेंज हमें फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया, पहला रूल कंप्लीट किया। रूल में 1 क्या था, व्हाट इज अ फंक्शन, पहले हमने फंक्शन समझा, फिर फंक्शन के बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन करा। ये आप तरीका आप सीखो,
पहले रूल समझा करो, क्योंकि अगर मान लो कल को बाहर का भी क्वेश्चन आ गया, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का जिसमें आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ फंक्शन, तो आप आंसर दे सकते हो, आप आंसर इजीली दे सकते हो कि कौन सा फंक्शन है, क्योंकि आपने चीजों को सीखा है। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हम सीखेंगे बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि हम फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो शायद आपको जानकारी हो या ना हो, जब आप 9th क्लास में थे ना, 9th क्लास में थे, तो आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन निकाला था। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर था, बहुपद चैप्टर था, आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी सीखी थी। सर जी 9th का कुछ भी याद नहीं है, सर जी बहुत टाइम हो गया। कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। सुनिए, एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है? x² + 2, ये फंक्शन है। ध्यान सुनना, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं बेटा। वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपको एक फंक्शन गिवन होगा x² + 2, कोई भी एक फंक्शन देगा, इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा एक काम कर, मुझे f0 फाइंड करके दे। f0 का मतलब क्या है? कि हमें x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 0 रिप्लेस करना है। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? तो 0 होगा, प्लस 2 की जगह 2, 0 और 2 को ऐड करोगे 2। सो सिंपल, आंसर आ गया। ओ सर जी इतना आसान है? अरे हाँ बेटा, यही 11th है। 11th की मैथ बहुत हार्ड है, ऐसा लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। चलिए, अब आपसे बोला जाएगा कि आप f1 निकालो। f1 का मतलब क्या है? f1 का मतलब है आपको x की जगह 1 रिप्लेस करना है। तो 1 रिप्लेस करो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, प्लस 2 दोनों को ऐड करोगे 3 आ जाएगा। ऐसे ही आपसे बोला जाएगा कि f5 निकालो। f5 का मतलब क्या है? कि x की जगह आपको 5 रिप्लेस करना है, तो x की जगह 5 रिप्लेस करो। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, उसमें 2 ऐड कर दोगे तो 27 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बेटा फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना, हमने क्या सीखा? वैल्यू ऑफ फंक्शन की, किसी फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड होती है। तो सिंपल है, x की वैल्यू गिवन होगा, उसे पुट कर दो, आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, ये जो होता है ना fx, इसे y बोलते हैं। इसे याद रखना, आगे आपको समझ में आएगा। fx का मतलब y होता है, तो ये फंक्शन का मतलब क्या होता है? y, कि हम y की वैल्यू, हमें x की वैल्यू गिवन होती है, x की वैल्यू हमें 0 गिवन थी, तो हमने y की वैल्यू एक तरह से निकाल ली। y की वैल्यू कितनी आई? तो 2 आई। या x की वैल्यू 1 थी, तो y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आपके पास 3 आया। ये आपके पास x की वैल्यू 5 थी, तो y की वैल्यू कितना आया? तो 27। तो जो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं ना, एक्चुअल में y की वैल्यू होती है। और x क्या होता है? तो डोमेन होता है। y क्या होता है? तो रेंज होता है। इस बात का भी ध्यान रखना, जो भी x होता है इन सबको डोमेन बोलते हैं, जो y आंसर आता है उसे हम रेंज बोलते हैं। चलो सब डोमेन और रेंज में वापस कवर कर लेंगे, बस ये चीज ध्यान रखना। अभी हमने क्या सीखा कि किसी फंक्शन की वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इस रूल के बेस पे हम क्वेश्चन कौन कौन से कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 जो है और 5 जो है वो सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं मैं, फाइंड द डोमेन और रेंज अभी कराऊंगा सबसे आखिरी में। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसे हैं, इनको लास्ट में सिखाऊंगा एक साथ, एक रूल के बेस पर एक साथ एक सारे क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब फंक्शन डिफाइंड बाय, आपको एक फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन है? 2x - 5। बेटा 2 और 5 एक साथ कराऊंगा। 2 और 5 जो है ना एक जैसा क्वेश्चन है, उसमें भी डोमेन और रेंज फाइंड करना है, 2 में भी डोमेन और रेंज फाइंड करना है, तो हम एक जैसे क्वेश्चन एक साथ करेंगे। और 3 और 4 एक साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें फंक्शन की वैल्यू, देखो फंक्शन दिया ना, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी ये रहा फंक्शन, ये आपको फंक्शन गिवन है, ये रहा। तो 3 और 4 एक साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। रूल के हिसाब से इन दोनों को एक साथ करेंगे। एक रूल समझेंगे, फिर उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन हो सकता है वो एक साथ कवर कर लेंगे। ये तरीका है, ठीक है। तो चलिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन आपको गिवन है 2x - 5। फंक्शन आपको गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? 2x माइनस का 5, 2x माइनस का 5, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है बच्चों। ये फंक्शन गिवन है। नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, आपसे कह रहे हैं राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है? सबसे पहले f0 फाइंड करना है। f0, यू आर गोइंग टू फाइंड f0, आपको f0 फाइंड करना है। तो चलिए बेटा f0 सॉरी f0 फाइंड करते हैं बेटा। f0 फर्स्ट पार्ट, 2x की जगह 0 - 5, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 - 5, तो 0 तो कुछ नहीं होता, तो -5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा? फर्स्ट पार्ट आ गया। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। f7
अब आप F7 फाइंड करने वाले हो, F7। तो चलिए बच्चों F7 फाइंड करते हैं। F7, तो आपको x की जगह 7 रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करो बेटा। 2 की जगह 2 आ जाएगा, x की जगह 7 आ जाएगा, -5, 2 7 मल्टीप्लाई करो 14 -5 दैट इज 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है? F-3, F-3। तो थर्ड पार्ट हम फाइंड करने वाले हैं बेटा F-3, F-3। x की जगह -3 रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करो। 2 की जगह 2 आ जाएगा, x की जगह -3 आ जाएगा और माइनस का 5 एज इट इज। नाउ सॉल्व करो। 2 3 जा माइनस का 6 और माइनस का 5, तो माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 11। देखिए कितना आसान था। आपके सामने तीनों पार्ट का आंसर आ चुका है, आपके स्क्रीन पर पूरा कंप्लीट आंसर है। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये फंक्शन गिवन था, आपको एक फंक्शन गिवन था, आपसे पूछ रहा है F0, तो x की जगह 0 रिप्लेस करके पहला आंसर। F7, x की जगह 7 रिप्लेस कर दो, दूसरा आंसर। F-3, x की जगह -3 रिप्लेस कर दो, -11 आ गया। समझ में आ गया बेटा? समझ में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सबने कर लिया, बहुत आसान था, इजी था। ये तो 9th क्लास, शायद आपको याद होगा 9th क्लास में इस टाइप का आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो वही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो एक बार क्या है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, आपको याद होगा कि जब आप 9th क्लास में थे तब आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिग्री और फ़ारेनहाइट। डिग्री और फ़ारेनहाइट के बीच एक रिलेशन होता है। डिग्री और फ़ारेनहाइट के बीच क्या रिलेशन होता है? तो ये होता है रिलेशन। हम डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, या इसका मतलब फ़ारेनहाइट है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9C/C, मतलब डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री के बीच रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनके बीच का आपको रिलेशन दिया हुआ है, तो ये रिलेशन है बेटा। ठीक है, ये रिलेशन आपको गिवन है। क्या रिलेशन है? कि TC का मतलब फ़ारेनहाइट है, आपको दिया हुआ है T और ब्रैकेट में C इक्वल टू 9C/5 + 32। ये आपको रिलेशन गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। ये मेरे लिए फंक्शन है, ये मेरे लिए एक तरह से क्या है? ये फंक्शन है। ये फंक्शन मुझे गिवन है और अब मुझे कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। कौन कौन सी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है? देखो फर्स्ट पार्ट आपको T0 फाइंड करना है। T0 फर्स्ट पार्ट करने वाला हूं बेटा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करूं। सबसे पहला पार्ट T0 का मतलब क्या है? कि मुझे C की जगह 0 रिप्लेस करना है। C की जगह 0 रिप्लेस करना है, तो चलिए रिप्लेस करते हैं। 9 की जगह 9, C की जगह 0, 5 की जगह 5 एज इट इज, प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32 एज इट इज, इक्वल टू 9 की 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 हो जाएगा, 0 को 5 से डिवाइड करो 0 ही रहेगा, 0 प्लस 32 की जगह 32, 0 और 32 को ऐड करोगे आपका आंसर 32 आ जाएगा। ये आएगा पहला आंसर। कंप्लीट समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? कुछ नहीं करना इसमें, हमने C की जगह 0 रिप्लेस कर दिया, C की जगह 0 प्लस 32 एज इट इज। 9 की 0 से करो 0, 5 से डिवाइड करोगे तो भी 0 रहेगा, प्लस 32, आंसर आ गया 32। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या है? T28, C की जगह 28 पुट करना है, T28। तो सेकेंड पार्ट सोल्व करें बेटा। T28, चलिए फिर से वही, 9 की जगह 9 रहेगा आपका, T की जगह आपका 28 आ जाएगा, 5 की जगह आपका 5 आ जाएगा, प्लस 32 की जगह आपका 32 एज इट इज आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, इसे कटेगा तो है नहीं है 5 से, तो मल्टीप्लाई कर लो। 9 8 जा 72, आपके पास 7 बच गया। 9 2 जा 18, 18 और 7 25, 25 अपॉन में 5 प्लस 32 अपॉन में 1, एलसीएम ले लो तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा। 252 की 1 से करोगे 252 आएगा, और मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10, आपके पास 1 बच गया, 5 3 जा 15 और 1 160 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा 2 6 और 5 11, 1 बचा 412 अपॉन में 5। डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर दो, 5 8 40, 5 8 जा 40,
यहां से 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, यहां से 2 बचा तो पॉइंट 20 हो गया, 5 चौक 20, तो 82.4 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा क्या करना था कि हमें t की जगह 28 पुट करना था, तो 5 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 9 की 28 से मल्टीप्लाई करो, अपॉन में 5 प्लस 32, उसके बाद एलसीएम ले ले 5 और 1 का, ये आ गया एलसीएम, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 32 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 82.4 ये जो होगा ये आपका आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, तो सिंपली सॉल्व करते जाना है, इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपल आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जल्दी से करो बेटा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं एक बार, नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा t माइनस 10। t माइनस 10 का मतलब अब हमें क्या करना है, माइनस 10 रखना है, माइनस 10 रखना है। थर्ड पार्ट करने वाला हूं t माइनस 10, t माइनस 10, ये थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया। तो फिर से वही 9 की जगह 9 लिखोगे, c की जगह माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10 दिया ना c की जगह, c की वैल्यू माइनस 10 है, अपॉन में 5 और प्लस 32। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 होता है, 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, माइनस का प्लस का 32। चलिए माइनस करते हैं बच्चों, तो 12 में से 18, 12 में से 8 माइनस करोगे 4 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, 14 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर 14। सिंपल था, इसमें c की जगह माइनस 10, 2 से कैंसिल हो गया, माइनस का 18 प्लस 32, 32 में से 18 घटा दो तो ये आपका 14 आंसर आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट था। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपसे, ये इजी है, इनको कर लो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके। द वैल्यू ऑफ c, इस बार उल्टा गेम खेल लिया, आपको पूछ रहा है वैल्यू ऑफ c कि c की वैल्यू फाइंड करो, इस बार उल्टा गेम खेलिए आपके साथ। आप कह रहा है c की वैल्यू फाइंड करो, कब, अब आपको t c की वैल्यू दे रखी 212, ध्यान से देखो, t c की वैल्यू 212, अब तक c की वैल्यू गिवन था, अब तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें c की वैल्यू गिवन था, इसमें t c पूरा कंप्लीट वैल्यू है, 212 जो है 212, ये t c की वैल्यू है। भैया आपके पास फॉर्मूला था ना फोर्थ पार्ट, क्या था फॉर्मूला, टी सी इक्वल टू 9c अपॉन में 5 प्लस 32, ये था ना आपके पास। इसमें आपको इस बार क्या है, इस पूरे की वैल्यू दे दी, इस कंप्लीट वैल्यू दे दी कि इसकी वैल्यू 212 है, तो आपको c फाइंड करना है, तो 9c अपॉन में 5 प्लस 32, तो बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते थे, 212 की जगह 212, ये जो प्लस का 32 है ये आपका माइनस का 32 हो जाएगा, 9c अपॉन में 5 आ जाएगा, माइनस करो बेटा, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 180 बचेगा, इक्वल टू 9c अपॉन में 5। क्या करूंगा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 9c की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 9c आएगा, 180 की 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो 18 पंचे 90 कर दोगे 900 हो जाएगा, लेकिन छोड़ो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐसी रख दो, 180 की मल्टीप्लाई 5 से ऐसी छोड़ दो, c की जगह c रहेगा, 180 मल्टीप्लाई 5, और ये जो 9 है वो आपका अपॉन में आ जाएगा, 9 से कैंसिल करोगे 20 और मल्टीप्लाई कर लो, 25 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। ये फोर्थ पार्ट हो गया, कंप्लीट समझ में आ गया बेटा। एक बार जल्दी देखो हमने करा क्या, एक बार शुरू से देखते हैं। ये सिचुएशन थी, इस बार मुझे टीसी दिया था, ठीक है, टीसी की वैल्यू दे रखी थी, एक फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो एक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ था, और सबसे पहला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था उसमें टी 0 फाइंड करना था, तो सी की जगह 0 पुट कर लिया, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, प्लस 32 दोनों का ऐड कर लिया 32। सेकंड पार्ट ये 28 पुट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया 5 अपॉन में, फिर इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये आ गया, डिवाइड करा तो ये आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट में सी की जगह -10 पुट करना है, तो 5 से कट जाएगा -2, माइनस का 18 प्लस 32, माइनस कर दोगे 32 में 18 तो 14 बचेगा। फिर टी सी, ये कंप्लीट फॉर्मूला था, इसमें इस बार क्या करा, टी सी की वैल्यू 212 दे दिया, तो इसकी वैल्यू 212, 9c अपॉन में 5 एज इट इज प्लस 32, प्लस का 32 आपका माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे 180, ये एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9c की 1 से 9c, 180 की 5 से एज इट इज, 9 आ जाएगा आपका अपॉन में, 9 से कैंसिल होगा, 20 की 5 से 100 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपने कौन कौन सा क्वेश्चन करा, 1 कर लिया, 1 कैसे किया था, व्हाट इज अ फंक्शन, रूल का नाम था व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे आपने फंक्शन समझा। फिर आपने थर्ड एंड फोर्थ करा, थर्ड एंड फोर्थ में आपने क्या, रूल नंबर 2 लगाया। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो अब तक आपने 2 रूल समझे हैं, रूल आपने 2 समझे हैं। पहला रूल था फंक्शन क्या होता है, दूसरा रूल था फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड होती है। 2 रूल करें और 3 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमेन और रेंज आता है, तो मैं वही स्टार्ट करने वाला हूं। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर आएंगे डोमेन और रेंज पे। नोट कर ले बेटा। चलिए
अब हम समझते हैं इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट, कि जब आपको एक फंक्शन गिवन हो तो डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। देखिए नॉर्मली हम डोमेन और रेंज थोड़ा बेसिक समझ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज के अंदर, बट अब जो चलेगा वो थोड़ा हाई लेवल पे चलेगा, ताकि आप एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे फंक्शन वाले उन्हें सॉल्व करो। तो पहले रूल नंबर 3 लिखिए बेटा। रूल नंबर 3 है ये, इस एक्सरसाइज का आपका रूल नंबर 3 कहलाएगा। पहले आपको कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेगी डोमेन और रेंज की, डोमेन एंड रेंज। हालांकि थोड़ा सा आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में, इसके बारे में बात हुई थी कि डोमेन और रेंज क्या होता है, बट अब हम डेप्थ में जाएंगे कि डोमेन और रेंज के एक्चुअल कॉन्सेप्ट होते क्या है। समझिए बेटा, मान लीजिए बेटा कि मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन ले लेता हूं, मैं लेता हूं x+5, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो यहां जो x है बेटा, ये जो x है, ये x जो होता है डोमेन, यानी आप जो फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे वो आपका डोमेन है। x क्या है, जो मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो वो मेरा डोमेन है। और फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसको हम y बोलते हैं, तो y क्या है, रेंज। जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तभी तो fx की वैल्यू आएगी। fx मतलब कौन होता है, y होता है। fx इक्वल टू x+5 है ना, इसे मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू x+5। यहां x कौन है, तो x जो डिनोट करता है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। x का मतलब यहां पर डोमेन होगा, जो मैं वैल्यू फंक्शन में पुट कर सकता हूं वो मेरा डोमेन है। डोमेन पुट करने के बाद जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो मेरा रेंज कहलाएगा। तो एक तरीका तो यह है डोमेन और रेंज समझने का, पहला मेथड यह है, पहला तरीका यह है डोमेन और रेंज समझने का कि जो मैं x रखूंगा, जो मेरी x की वैल्यू होगी वो मेरा डोमेन है, और जो x की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आएगी यानी फंक्शन की वैल्यू, वो y होगा, और y को हम रेंज बोलते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि डोमेन और रेंज हम इस तरीके से समझे। दूसरा तरीका है, एक और तरीके से हम डोमेन रेंज समझ सकते हैं, जो हम पिछले एक्सरसाइज में बात कर चुके हैं, आपको याद होगा। याद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आपको एरो डायग्राम की बात करें तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये आपके डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो आपके रेंज को रिप्रेजेंट करता है। और अभी हमने शायद जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी ये चीज अप्लाई किया था। जो फर्स्ट एरो डायग्राम था वो डोमेन था, यहां पे जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो 1 2 3 हो, दीज आर द डोमेन्स, और चाहे यहां A B C हो तो दीज आर द रेंज। एक तरीका ये है, यानी डोमेन और रेंज हम दो तरीके से समझ चुके हैं। पहला मेथड हमने समझा फंक्शन के फॉर्म में, कि अगर फंक्शन दिया हुआ है तो जो x की वैल्यू होगी वो डोमेन होगा, और x की वैल्यू रखने के बाद यानी डोमेन पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रेंज कहलाता है। एक तरीका ये है एरो डायग्राम से, कि एरो डायग्राम अगर बना हो तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो डोमेन होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा रेंज होता है। ठीक है बेटा, एक जब आप हायर स्टडी करोगे, बड़ी क्लास में जाओगे, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, तो एक तरीका और हमें सिखाया गया था। डोमेन और रेंज का एक और मेथड होता है जो आपको दिमाग में रखना है। डोमेन का मतलब होता है हम कौन सी वैल्यू फंक्शन में पुट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, वी कैन यूज फॉर x। आप कहोगे सर जी ये तो बात सेम हुई, x वाली तो बात आपने यहां बताई थी। नहीं, आपको क्या फर्क है क्वेश्चन जब कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। वी कैन यूज फॉर x मतलब x के लिए जो हम वैल्यू ले सकते हैं वो हमारा डोमेन होगा। और रेंज थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, रेंज का मतलब होता है बेटा मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपका पासिंग रेंज क्या है, पास होने का रेंज क्या है, तो 33। इट मींस ये हो गया कि कोई बच्चा अगर 0 से 32 तक चाहता है, किसी के मार्क्स अगर 0 से 32 आते हैं तो क्या हो गया, वो पास नहीं कहलाएगा। तो एक रेंज फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि 33 एंड 100 के बीच जो बच्चे होंगे वो पास होंगे। तो पासिंग रेंज क्या कहलाएगा, 33 to 100। यानी आपके नंबर 33 से लेकर 100 के बीच में है तो आप पास हो, 33 से लेकर 100 तक में पास हो, तो ये आपका क्या है, रेंज है। ये रेंज है, इसे बोलेंगे पासिंग रेंज। अक्सर आपने देखा होगा कंट्री क्या कहते हैं, मिसाइल की परीक्षण करती है, रॉकेट बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं ना हम लोग, आप न्यूज में सुना करो क्या कहता है, इसका जो रेंज है ना वो 5000 किलोमीटर है, इसका रेंज 5000 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मिसाइल है वो 0 से लेकर 5000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है। तो रेंज का एक और मतलब होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये भी एक रेंज है। तो तीन तरीके से हम डोमेन और रेंज समझ सकते हैं। पहला कि हम x की जगह पुट करेंगे वो डोमेन होगा, जो y की वैल्यू होगी वो रेंज होगा। सेकंड, जो फर्स्ट एरो डायग्राम होगा वो डोमेन है, जो सेकंड होगा वो हमारा रेंज है। थर्ड, जो हम x के लिए पुट कर सकते हैं वो हमारा डोमेन है।
और रेंज मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, जो आपका मिनिमम वैल्यू आ सकता है और जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है वो आपका रेंज कहलाता है। और ये तीनों ही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखने पड़ते हैं जब हम डोमेन और रेंज सॉल्व करते हैं। बात केवल एनसीईआरटी बुक की नहीं है, एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, दो ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन में खत्म हो जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा यह है कि ये बच्चा जो है, जो आप पढ़ रहे हो, उसका जो हायर लेवल की स्टडी पे भी जब वो जाए तो उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि डोमेन और रेंज किसी भी प्रकार से है, चाहे वो इस प्रकार से पूछा जाए, जी हां सर हमें पता है, इस प्रकार से पूछा जाए, जी सर हमें पता है, इस प्रकार से पूछा जाए, जी सर हमें तीनों तरीके से पता है डोमेन और रेंज। चलिए स्टार्ट करें, दिखाता हूं मैं उसका तीनों का इस्तेमाल। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, पढ़िए बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन बेटा, फंक्शन रियल और इमेजिनरी दो टाइप के हो सकते हैं। रियल फंक्शन का मतलब यह है कि आपके जो भी वैल्यू आएगी वो रियल फॉर्म आएगी, जैसे 1 2 3 जब बचपन से काउंट करते आ रहे हो, ये रियल नंबर है। एक इमेजिनरी फंक्शन होता है जो चैप्टर 5 में आप सीखोगे, तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन ये है, इसका डोमेन और रेंज आपको फाइंड करना है। तो बच्चों अगर मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है और मुझे उसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है तो उसका मेथड, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप फंक्शन से डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हो, तो तरीका क्या होगा? देखिए तरीका किस प्रकार से हम इस फंक्शन से डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, आपके पास फंक्शन है। फंक्शन क्या है? माइनस मॉडुलस एक्स, इसे बोलते हैं बेटा मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन, जो मैं आपको वीडियो में बता भी रहा था, इसे बोलते हैं बेटा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है एक्स की जगह कुछ भी यूज कर लो, आप एक्स की जगह कुछ भी यूज कर लो, आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। मॉडुलस का मतलब समझो, पहले मॉडुलस का मतलब समझो बेटा। मान लो मॉडुलस एक्स की बात हो रही है, अगर मैं एक्स की जगह -1 रखता हूं, एक्स की जगह -1 रखता हूं, तो आंसर आप 1 ही लिखोगे, क्योंकि मॉडुलस में सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अगर एक्स की वैल्यू -2 रखता हूं तो भी मैं इसका जब आंसर लिखूंगा तो 2 ही लिखूंगा। मॉडुलस में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, मॉडुलस एक्स है ना। अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूं तो भी आंसर 1 आएगा, अगर मैं 2 लिखता हूं तो भी 2 आएगा, अगर मैं 3 लिखता हूं तो भी 3 आएगा, लेकिन अगर मैं -3 लिखता हूं तो भी 3 आएगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं सर? मॉडुलस फंक्शन। तो आपको एक मॉडुलस फंक्शन गिवन है, हियर इज द मॉडुलस फंक्शन, और आपसे कह रहा है कि इसका डोमेन और रेंज आप फाइंड करो। ठीक है, समझिए बेटा। डोमेन क्या बताया था? x, कि x की वैल्यू हम जो पुट कर सकते हैं वो डोमेन है। तो यहां पे x की वैल्यू तो मैं जो मर्जी पुट कर सकता हूं, तो डोमेन में डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना कि x की वैल्यू तो जो मर्जी पुट कर सकता हूं, -1 -2 -3 4 5 6 7, जो मर्जी पुट कर सकता हूं। x की तो जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो वो मेरा डोमेन होगा। तो डोमेन हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर। अच्छा, अगर आपको और बेहतर तरीके से आंसर करना है तो पहले डोमेन मत लिखो, पहले इस फंक्शन के 2 हिस्से कर लो। क्यों? कैसे 2 हिस्से? समझिए, क्योंकि ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस को बच्चों 2 प्रकार से तोड़ा जाता है। कैसे? एक को हम लिखते हैं पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, ध्यान से सुना, क्या बोला? पॉजिटिव एक्स। लेकिन जब वो पॉजिटिव एक्स बाहर आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपने पॉजिटिव ली, क्योंकि मॉडुलस को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, इसके 2 वैल्यू होती है, एक्स की 2 वैल्यू होगी, एक -x में होगी और एक +x में होगी। एक्स के 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक -x में, एक +x में, क्योंकि मॉडुलस के अंदर 2 वैल्यू निकलती है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो x को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, -x और +x। तो जब हमने x को प्लस में तोड़ा, जब हमने प्लस में तोड़ा तो बाहर आके क्या हो जाएगा? वो माइनस में हो जाएगा। लेकिन जब x को -x में तोड़ा, जब x की जगह -x यूज करा, तो ये माइनस और ये माइनस आपका +x हो जाएगा। तो एक x होगा माइनस का x और एक होगा प्लस का x। माइनस का x कब हुआ? माइनस का x कब हुआ? जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करोगे। जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करोगे, 0 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखो, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब क्या? 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, 3 4 5 6 7, माइनस की तो आएगा भैया। आप 1 पुट करके देखोगे, क्या लिखा हुआ है? माइनस मॉडुलस x। अब आप कह रहे हो 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से बड़ी वैल्यू क्या होगी कि आप x की जगह 1 पुट करके देखो, तो जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो -1 ही तो लिखोगे।
-1, बाहर माइनस है। अब x की जगह माइनस मॉडुलस x है ना, अब x की जगह 2 रख के देखो तो बाहर क्या लिखोगे, -2 लिखोगे, क्योंकि ये वाला माइनस तो बाहर ही है, 2 बाहर आ गया। तो इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ा यूज करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ा यूज करता हूं तो इसे -x लिखूंगा, और अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटा यूज करता हूं, 0 से छोटा यूज करो, मैं यूज करता हूं 0 से छोटा कोई भी वैल्यू यूज करता हूं, 0 से छोटा कोई भी वैल्यू -1 पुट करता हूं, -1 पुट कर लेता हूं, -1 पुट किया आपने तो -1 और बाहर वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गया। आपने -2 पुट करा, -2 और माइनस ये प्लस हो गया। तो अगर हम x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, और अगर हम x की वैल्यू 0 से लेस देन रखेंगे, 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव x आएगा। तो इस फंक्शन के 2 हिस्से कर दिए। ये समझना जरूरी है कि 2 हिस्से कैसे हुए, एक बार दोबारा समझ लो, स्टार्टिंग से समझ लो, क्योंकि ये 2 हिस्से आपको समझने पड़ेंगे, 2 हिस्से कैसे होते हैं। इधर देखिए, मान लीजिए आपने x की वैल्यू, मैं इसमें पुट करके दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपने x की वैल्यू बेटा 1 रखा, तो x की जगह 1 रखोगे, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो -1 कहलाएगा। आपने x की जगह 2 रखा तो बाहर क्या है, माइनस है, तो -2 कहलाएगा। आपने x की जगह 3 रखा तो बाहर क्या है, माइनस, तो -3 आएगा। तो x की वैल्यू जब हम 0 से बड़ा यूज कर रहे हैं, जब 0 से ग्रेटर, इसे बोलेंगे क्या, 0 से ग्रेटर, जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट कर रहे हैं, 0 से बड़ी है ना, 1 2 3 0 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट कर रहे हैं तो हमेशा आंसर माइनस में आ रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करें, जैसे -1 पुट कर लो, तो -1 पुट करोगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या ये माइनस है, ये माइनस समझ लो, प्लस का हो जाएगा। -2 पुट करोगे तो फिर से माइनस और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। -3 पुट करोगे, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा। यानी 0 से छोटी वैल्यू रखने पर, जो 0 से छोटी वैल्यू रखने पर प्लस x आ रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू रखने पर -x आ रहा है, 0 से छोटी वैल्यू रखने पर प्लस x आ रहा है। अब आपने इसके 2 फंक्शन कर लिए, और आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है कि जो हम x की जगह पुट कर सकते हैं, तो x की जगह तो कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं, इसलिए इसका आंसर जो होगा रियल होगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि x की वैल्यू में जो मर्जी पुट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -1 -2 -3 जो मर्जी पुट कर सकता हूं। x की वैल्यू, मैंने क्या बताया था, डोमेन क्या होता है कि जो हम x के लिए यूज कर सकते हैं, तो x के लिए तो मैं कुछ भी नंबर पुट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक, माइनस का भी कोई पुट कर सकता हूं। तो डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, यानी कुछ भी पुट कर सकता हूं, x की जगह तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं। लेकिन रेंज कैसे निकालेंगे, जरा रेंज आप ध्यान से समझना। अगर आपने इस प्रकार से रेंज नहीं करा तो आपको नंबर नहीं देंगे टीचर। मैं पहले बता रहा हूं, रेंज पे ध्यान देना कि रेंज कैसे फाइंड होगा। वैसे डोमेन का आंसर तो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देखो ना, डोमेन एंड रेंज फॉर और रियल फंक्शन, शुरू में ही बोल दिया रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब क्या है कि x की वैल्यू रियल रखनी है, तो यहां पे तो मैं जो मर्जी रियल वैल्यू रख सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है मेरे पास, इनफिनिटी तक कोई भी यूज कर सकता हूं, इसलिए डोमेन तो रियल नंबर हो गया। लेकिन रेंज कैसे फाइंड होगा, अब रेंज के लिए देखो कहानी, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं x की वैल्यू, ध्यान सुनना बेटा, अगर मैं 3 केस बनेंगे इसके, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ा रखूं, 0 से बड़ा मतलब क्या, 0 से बड़ा मतलब क्या, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, कुछ भी रख सकता हूं, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ा रखूं, यहां पे x की वैल्यू 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखूं, बाहर आके तो माइनस हो जाएगा, यानी fx की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगा। fx की वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, इसे बोलेंगे फर्स्ट केस, पहला केस। अगर आपने x की वैल्यू 0 से बड़ा रखा ना, तो fx मतलब क्या, y मतलब क्या, रेंज। याद करो कॉन्सेप्ट। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट कर रहे हैं, यहां पे x की वैल्यू 0 से बड़ा पुट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक कुछ भी पुट कर रहे हैं, लेकिन बाहर आके तो माइनस हो गया वो। तो x की वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी रखने पर जो fx आएगा, यानी y आएगा, y मतलब जो रेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। दूसरा केस, व्हेन x इज लेस देन 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटा रखूं, अगर x की वैल्यू 0 से छोटा रखूं, अगर मान लो बेटा x की वैल्यू में 0 से छोटा रखता हूं, 0 से छोटा मतलब क्या, -1 रखता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, बाहर आके तो +1 होगा, और बाहर क्या है माइनस, तो -1 कहलाएगा। भाई आपने x की जगह देखो क्या रखा, ये है मेरे पास फंक्शन माइनस मॉड, ये है फंक्शन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं सेकंड केस में अगर x की वैल्यू 0 से छोटा रखना है, तो 0 से छोटा रख के देखो, मैंने -1 रख दिया, तो माइनस की जगह माइनस, और ये 1 जो है ना मॉडुलस के अंदर है, बाहर आके तो 1 ही आएगा ना, यानी -1 आ गया। अब x की जगह मैं कहता हूं कि -2 पुट कर लो, -2 पुट कर लिया, तो माइनस की जगह तो माइनस होगा,
2 जो बाहर, -2 जो बाहर आएगा वो 2 आएगा, तो -2 बन गया। x की जगह मान लो मैंने बेटा इस बार -3 पुट कर लिया, तो माइनस x की जगह -3 पुट कर लिया, तो माइनस की जगह तो माइनस, मॉडुलस से बाहर आएगा तो 3 बन गया। यानी x की वैल्यू अगर 0 से छोटा रखता हूं तो देखो हर वैल्यू नेगेटिव आता है, ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया और ये भी नेगेटिव आया। यानी x की वैल्यू 0 से छोटा रखने पर, x की वैल्यू 0 से, x मतलब कौन, डोमेन, डोमेन अगर 0 से छोटा रखता हूं तो हर बार नेगेटिव वैल्यू आता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटा रखता हूं तो हमेशा जो फंक्शन का आंसर आएगा, यानी जो रेंज आएगा, fx मतलब रेंज, आप y भी लिख सकते हो, y जो आएगा वो फिर से नेगेटिव आएगा। तीसरा केस क्या बनता है, व्हेन x इक्वल टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर लूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर लूं तो बच्चों अगर x की वैल्यू यहां 0 पुट करोगे तो fx 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो fx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो fx की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ध्यान से देखो, रेंज के लिए आपको 3 केस बनाने पड़ गए। पहला केस क्या था, पहला केस था व्हेन x ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा रखोगे तो fx की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर 0 से छोटा रखोगे तो भी fx की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर 0 रखोगे तो fx की वैल्यू 0 आएगी। तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम फाइंड करते रेंज। रेंज का मतलब क्या बताया था, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आपके पास 2 बार आंसर तो माइनस माइनस का आया कि आप 0 से बड़ा रखोगे तो भी माइनस का आएगा, 0 से छोटा रखोगे तो भी माइनस का आएगा, और 0 रखोगे तो 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। आपके पास जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 0, देखिए इधर, सॉरी मिनिमम वैल्यू जो है इन्फिनिटी है। इधर देखिए, आपने x की वैल्यू 0 से छोटा रखा था, आप कह रहे हो नेगेटिव, यानी नेगेटिव मतलब ये सारे नंबर, ये 0 है, नेगेटिव मतलब ये सारे नंबर, ये सारे नंबर नेगेटिव में आते हैं। आप 0 से बड़ा रख रहे हो, छोटा रख रहे हो, बड़ा रखोगे तो भी नेगेटिव आ रहा है, छोटा रख रहे हो तो भी नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, फिर से नेगेटिव आ रहा है, और अगर 0 रख रहे हो तो 0 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू होती है इधर वाली वैल्यू, यानी कि -इन्फिनिटी। ये जो है वो सारी मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 0, 0 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो रेंज क्या कहलाएगा, -इन्फिनिटी से आपका आंसर शुरू होगा और 0 पे आपका आंसर खत्म होगा। खत्म हो गया, इसलिए यहां पर क्लोज ब्रैकेट आएगा और यहां पर ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों, क्योंकि -इन्फिनिटी पता नहीं कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी आप काउंटिंग पता नहीं है -इन्फिनिटी कहां तक जाएगा, इसलिए ओपन, यानी इसका रास्ता ओपन है, खुला हुआ है, पता नहीं कहां तक जाएगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 0 आएगी, 0 से उधर नहीं जाएगा, इसलिए 0 जो है क्लोज, दरवाजा बंद हो गया कि 0 के बाद नहीं जाएगा। तो यहां पे ओपन आएगा, इधर क्लोज आएगा। एक बार दोबारा समझ लो बेटा, डोमेन और रेंज कैसे निकाला, सुनो बेटा एक बार स्टार्टिंग से, क्योंकि फर्स्ट बार कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपने इस तरीके से नहीं करा एग्जाम के अंदर, कुछ और तरीका अपनाया डायरेक्ट वाला, तो आपको मार्क्स नहीं देंगे टीचर। आपको तरीका यही सीखना पड़ेगा, ये मेथड है करने का डोमेन और रेंज का। समझिए, आपके पास एक फंक्शन है, मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस माइनस मॉडुलस एक्स, ये मेरे पे फंक्शन है, ठीक है। मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया, एक -x और एक +x। -x कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और +x कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। डोमेन क्या होता है, जो मैं x की जगह पुट कर सकता हूं, तो x की वैल्यू में जो मर्जी पुट कर सकता हूं, इसलिए रियल नंबर। डोमेन में कभी दिक्कत होती नहीं, डोमेन डायरेक्ट आ जाता है। x की जगह क्या पुट कर सकता हूं, तो कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकता हूं, इसलिए डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा। रेंज के लिए 3 केस बनेंगे। पहला केस, जब 0 से बड़ा हो, अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू यहां रखता हूं, 0 से बड़ी वैल्यू रखता हूं तो हर बार आंसर माइनस का आएगा, तो 0 से बड़ी वैल्यू रखता हूं तो नेगेटिव आंसर आएगा। अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू यहां रखता हूं, 0 से छोटी वैल्यू रखता हूं तो भी माइनस का ही आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो फिर भी माइनस का आया। यानी 0 से बड़ी वैल्यू रख रहा हूं तो भी माइनस का, 0 से छोटी वैल्यू रख रहा हूं तो भी माइनस का। लेकिन अगर 0 रख रहा हूं तो आंसर 0 आ रहा है। तो मैं ग्राफ पे देखता हूं कि शुरू के दो केस में आपने क्या कहा कि नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव मतलब 0 से पहले वाला, फिर दूसरे केस में आपने कहा नेगेटिव, यानी 0 से छोटे वाला, तीसरे केस में क्या कहा, 0। तो रेंज क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम क्या है, तो मिनिमम तो पता नहीं कहां तक जाएगा, मिनिमम हमें क्या पता, नेगेटिव तो बहुत बड़ा संख्या है, नेगेटिव तो पूरा पता नहीं कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो नेगेटिव हमें नहीं पता कहां तक जाएगा, इसलिए कहेंगे -इन्फिनिटी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है, तो 0 है, तो -इन्फिनिटी से 0। -इन्फिनिटी ओपन रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके नंबर फिक्स नहीं है कहां तक जाएंगे। लेकिन 0 जो है क्लोज रहेगा। क्यों क्लोज रहेगा, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू 0 है, 0 पे रास्ता बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया, इसलिए क्लोज हो गया। तो -इन्फिनिटी से 0। तो इस प्रकार से बेटा इस क्वेश्चन का डोमेन आप पहले क्या करोगे, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लोगे, पहले फंक्शन तैयार कर लोगे, डोमेन आएगा आपका डायरेक्ट आंसर रियल नंबर, और रेंज के लिए आपको 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से छोटी वैल्यू के लिए, 0 के लिए, तो रेंज आपका -इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मॉडल्स वाले ये नहीं कि यही क्वेश्चन मॉडल्स वाले ऐसे होंगे, अब जो थोड़ी पेपर के अंदर मॉडल्स वाले यही क्वेश्चन देते हैं, मॉडल्स वाला कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, अभी मिसलिनियस में भी आएगा। तो मॉडल्स वाला कोई भी क्वेश्चन होता है उसको करने का मेथड ये है, आप मेथड सीख सकते हो। तो ये मेथड है, क्योंकि जो भी पेपर में एज इट इज यही आएगा, कुछ भी आ सकता है।
तो मॉडुलस वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको इस तरीके से करते हैं, 3 केस बना लेते हैं, एक उससे छोटी वैल्यू, एक उससे बड़ी वैल्यू और एक जीरो वाली वैल्यू। फिर पता लगता है उसका डोमेन, डोमेन तो पता लग जाता है, रेंज, क्योंकि मोस्टली जो मॉडल्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसका जो डोमेन होता है मोस्टली रियल नंबर होता है, क्योंकि जो मर्जी हम रख सकते हैं। लेकिन रेंज के लिए हमें 3 फंक्शन तैयार करना पड़ेगा, उससे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू और वो वाली वैल्यू, फिर हमें रेंज फाइंड करना होता है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, अगर आपने नोट कर लिया हो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अंडर रूट वाला क्वेश्चन है कि कैसे सॉल्व होगा। अब आपको इसका डोमेन और रेंज निकालना है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है बेटा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो पहले डोमेन फाइंड करेंगे। देखिए डोमेन कैसे फाइंड करेंगे बेटा, अंडर रूट वाले क्वेश्चन का डोमेन कैसे फाइंड होता है, मेथड सीखिए। अंडर रूट वाला कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन हो अंडर रूट के अंदर है, उसको करने का एक तरीका होता है। क्या? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या हो नहीं सकती। याद करो जब आप 10th क्लास में थे, डी की वैल्यू माइनस में आ जाती थी तो हम लिखते थे नो रियल नंबर। याद करो डी निकालते थे ना, आपको याद होगा डी का फॉर्मूला लगाते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आया? और डी अगर माइनस का आ जाता था तो हम लिखते थे नो रियल वैल्यू पॉसिबल। याद करो, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो इसी प्रकार अंडर रूट में कोई संख्या माइनस की हो नहीं सकती। अंडर रूट में इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो 0 होगी इसलिए इक्वल टू 0 और 0 से बड़ी होगी इसलिए ग्रेटर देन। अब देखो डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, सुनिए बेटा ध्यान से। 9 मतलब क्या होता है? तो 3 का स्क्वायर होता है, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां एक फॉर्मूला लग गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार a माइनस बी लगेगा और एक बार a प्लस बी लगेगा। ध्यान से देखना एक एक चीज को, तरीका सीखो, क्योंकि आपने इस तरीके से अगर डोमेन नहीं फाइंड करे आपको मार्क्स नहीं देंगे टीचर। मैं आपको पहले क्लियरली बोल दूं, पूरा सॉल्व करना पड़ता है डोमेन और रेंज के लिए। ये नहीं कई बच्चे देखते डायरेक्ट आंसर लिख देते, नहीं, पूरा सॉल्व करके देना पड़ता है कहां से आया डोमेन। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों को सेपरेट कर लो। 3 माइनस एक्स अलग कर लिया, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग कर लिया, और 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग कर लिया। दोनों अलग कर लिया बेटा, पहला ब्रैकेट अलग कर लिया, दूसरा ब्रैकेट अलग कर लिया। ऐसे करते थे ना 10th में, फर्स्ट ब्रैकेट अलग, सेकंड ब्रैकेट अलग। नो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। माइनस का एक्स एज इट इज, ये जो प्लस का 3 है ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब नॉर्मली जब इक्वल टू होता था, इक्वल टू में क्या करते थे, माइनस माइनस कट जाता था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। लेकिन जब ये लेस देन इक्वल टू लगा होता है ना बेटा, जब लेस देन और ग्रेटर देन लिखा होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होता, माइनस से मल्टीप्लाई होती है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो साइन चेंज हो जाता है, ये जो ग्रेटर देन है ये लेस देन बन जाएगा, ये जो ग्रेटर देन है ये आपका लेस देन बन जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 3। क्या कहा आपने, सुना मेरी बात, मैंने क्या बोला भाई? प्लस का 3 आपका माइनस का 3 हो गया। नॉर्मली जब इक्वल टू होता था हम क्या करते थे, माइनस माइनस कैंसिल करते थे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। लेकिन वो इक्वल टू नहीं है, ये लेस देन ग्रेटर देन का खेल है। आप काट नहीं सकते माइनस से माइनस, आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस, ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन आएगा, यानी साइन उल्टा हो जाता है। यहां देखो एक्स एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये जो प्लस का 3 है ये माइनस का 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स पॉजिटिव है ना, एक्स की वैल्यू -3 आ गई। अब देखो आपको डोमेन निकालना है, तो डोमेन देखो एक्स की 2 वैल्यू आई। डोमेन क्या होता है आपको याद है? डोमेन क्या बताया था? डोमेन मैंने क्या बताया था? जो मैं एक्स की वैल्यू होगी वो डोमेन होगा, ये बताया था। जो मेरी एक्स की वैल्यू होगी वो डोमेन होगी। तो एक्स की तो 2 वैल्यू है, ध्यान से देखो, एक -3 है और एक 3 है। -3 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी वैल्यू। तो जो डोमेन होगा वो क्या कहलाएगा? जो डोमेन होगा वो -3 से स्टार्ट होगा और 3 पे खत्म होगा, ये मेरा डोमेन कहलाएगा। इसे बोलेंगे डोमेन, ये मेरा डोमेन है। ये पहला आंसर है बेटा। ये जो अभी तक आपने किया ये फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट किया, ये फंक्शन था, ये आपका पहला पार्ट, ये इसका पहला पार्ट है कि आपने डोमेन फाइंड किया। एक बार दोबारा देख लो किस प्रकार से अंडर रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया हो, चाहे कैसा भी नंबर दिया हो, याद रखना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए लिखते हैं ग्रेटर देन 0, कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। या फॉर्मूला गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। पहला ब्रैकेट अलग हो गया, दूसरा ब्रैकेट अलग हो गया। पहली बार में दिक्कत होगी, फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना डोमेन रेंज, फर्स्ट टाइम जब आप सीखोगे दिक्कत होगी। हर किसी को दिक्कत हुई थी, जब हम थे हमें भी दिक्कत हुई होगी। ऐसा नहीं कि कोई सीख क्या है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो समस्या होगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप साइड करके दोबारा करो, कहेगा ये तो बड़ा आसान है। दोनों सेपरेट कर लिया, जब इसको सेपरेट करा तो माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स, प्लस का 3 आप -3 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करा, माइनस से मल्टीप्लाई करा, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करा, प्लस हो गया। लेकिन साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो जाता है।
ये प्लस का 3 क्या हो गया, माइनस का 3, यहां कोई दिक्कत नहीं। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या रहा है, यहां क्या रहा है -3 से बड़ी, -3 से बड़ी, और यहां क्या रहा है 3 से छोटी। तो इसका मतलब जो डोमेन होगा वो -3 से 3 तक होगा, ये आपका डोमेन कहलाएगा। ये पहला पार्ट आ गया। अब आपको रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, रेंज। रेंज मतलब क्या, कि जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे उससे y की जो वैल्यू आएगी वो रेंज। y क्या होता है, रेंज होता है। x की वैल्यू क्या है, -3 से लेकर 3 तक। -3 से लेकर 3 तक का मतलब क्या है, -3 से 3 तक का मतलब क्या है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। x की जगह सारी वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। -3 से 3 का मतलब क्या है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यू मैं फंक्शन में पुट कर सकता हूं। उससे हम मैं रेंज निकाल सकता हूं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकता हूं। ये सब x की वैल्यू होगी, ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू आएगी। तो अगर मैं पुट करके देखें, अगर हम पुट करके देखें, बाई चांस ये सारी वैल्यू पुट करके देखें, तो देखो कैसे पुट करेंगे। भाई ये तो y है, ये तो y कहलाएगा। y इक्वल टू क्या है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं बेटा। आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है, √9 - x², इसे हम y बोलते हैं। y इक्वल टू 9 - x²। अगर ये सारी वैल्यू पुट करें, तो सारी वैल्यू पुट करना बेवकूफी है। आप क्या करो, शुरू की वैल्यू, लास्ट की वैल्यू और बीच की वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि सारी वैल्यू पुट करना से हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम मैक्सिमम चाहिए। रेंज का मतलब क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम इन दोनों से पता लग जाएगा, शुरू से या लास्ट से या बीच वाले से। केवल 3 वैल्यू से पता लग जाएगा। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उसके नंबर भी नहीं है। नंबर आपसे क्या कहता है, हमें तो रेंज चाहिए कि शुरू और लास्ट की वैल्यू। तो शुरू और लास्ट और बीच की वैल्यू पुट करके देख लो, इससे रेंज पता लगता है कि मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं, एक बार पुट करके देखते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या पुट करेंगे, व्हेन x इक्वल टू -3, सबसे पहली वैल्यू -3 थी। अगर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो y क्या आएगा, देखो ध्यान से, y की वैल्यू क्या आएगा, 9 की जगह 9, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0। दूसरा, व्हेन x इक्वल टू 3, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, अगर 3 पुट करके देखें तो 3 पुट करके देखो, 9 की जगह 9, -3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 आ गया। When x इक्वल टू 0, बीच की वैल्यू पुट करके देखो, when x इक्वल टू 0, अगर हम 0 पुट करके देखें, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 9 - 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। 9 में से 0 गया 9 बचेगा, 9 में से 0 गया 9 बचेगा, और 9 को हम बाहर लिखेंगे 3। तो अगर हम रेंज फाइंड कर रहे हैं, रेंज मतलब क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आप देखो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, दोनों बार 0 है ना, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 है। दोनों में क्लोज इंटरवल आएगा। क्यों, क्योंकि यहां इन्फिनिटी नहीं है ना, दरवाजे खुले हुए थोड़ी है। उसमें तो इन्फिनिटी था, पता नहीं कहां तक जाएगा, दरवाजा खुला हुआ है, पता नहीं कहां तक जाएगा। इसमें तो बंद है कि मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी। तो 0 और 3 दोनों में क्लोज इंटरवल आएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का बच्चों क्या फाइंड करा, हमने रेंज फाइंड कर लिया। एक बार दोबारा देखो, अंडर वाले सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ये नहीं यहीं पर अप्लाई होगा, अंडर रूट के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे अभी पिछली बार एग्जाम में क्या आया था, एग्जाम में ये आया था अंडर रूट 25 - x², ये वाला क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आया था फाइनल टर्म में, ये क्वेश्चन आया था अंडर रूट 25 - x²। तो अंडर रूट के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका मेथड, आप मेथड सीख रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन नहीं सीख रहे आप, एक क्वेश्चन सीख लोगे कमाल नहीं कर पाओगे। मेथड सीखो कि अंडर रूट का, आप देखो मॉडुलस वाला क्वेश्चन है ना, तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता है, मॉडुलस वाले क्वेश्चन करने का तरीका अलग था, मॉडल्स वाले को अलग तरीके से सॉल्व करा। ये आ गया अंडर रूट, तो अंडर रूट को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अंडर रूट को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, 3 का स्क्वायर है, a² - b², एक बार माइनस में एक बार प्लस में, फॉर्मूला लगा दिया, पहला अलग कर लिया दूसरा अलग कर लिया, -x प्लस का माइनस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करी साइन चेंज हो गया, प्लस का -3 हो गया। तो -3 से लेकर 3 तक, x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक, ये मेरा डोमेन है। अब रेंज निकालने के लिए क्या करूंगा, तो मुझे या तो सारी वैल्यू पुट कर लूं, -3 से लेकर 3 तक सारी वैल्यू पुट करते जाऊं, तो वो अगर करे तो बेवकूफी कर रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि हमें रेंज में मिनिमम मैक्सिमम चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या है कि शुरू की वैल्यू ले लो, लास्ट की वैल्यू ले लो, और एक बीच की वैल्यू रखो, उससे मिनिमम मैक्सिमम निकाला जा सकता है। तो हमने भी ऐसे करा, एक सबसे पहली वैल्यू ले ली, एक सबसे आखिरी वैल्यू ले ली, एक बीच की वैल्यू ले ली, तीनों वैल्यू से हमने क्या निकाला कि मिनिमम वैल्यू तो 0 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है, 0 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है, तो ये रेंज कहलाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और करने का जो मेथड है वो जरूर सीख लेना बेटा। इस प्रकार से आपको करना है, अगर आपने इसको प्रॉपर इस तरीके से नहीं करा तो आपको मार्क्स नहीं देंगे टीचर, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अंडर रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसी प्रकार से सॉल्व करना, हो सकता है डिजिट बदल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या लिखा हुआ है।
क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द रेंज, आपको केवल रेंज पूछ रहा है, देखो फाइंड द रेंज, केवल रेंज पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको डोमेन भी बताऊंगा, मैं आपको डोमेन भी सिखाऊंगा, डोमेन भी सीखो रेंज भी सीखो, मैं मान के चलता हूं कि दोनों पूछ रहा है, ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों बताऊंगा। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इन फंक्शन के डोमेन और रेंज हमें पूछ रहा है, ठीक है। हालांकि आपको एग्जाम में केवल रेंज पूछेगा, जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है रेंज, लेकिन मैं आपको डोमेन भी बताऊंगा कि हम इसके डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू 2 माइनस 3x, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, आपको एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन बेटा 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, जहां x जो है वो ऑल रियल नंबर है और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन है पहले पार्ट में, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको फाइंड करना है डोमेन, हालांकि नहीं पूछ रहा लेकिन फिर भी डोमेन आपको सिखा देता हूं, आना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए ना, अगर इस क्वेश्चन का डोमेन भी पूछे तो कैसे फाइंड करूंगा। डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, जो मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा वो मेरा डोमेन है। डोमेन क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू मैं पुट करूंगा वो मेरा डोमेन है। तो एक्स के बारे में क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो ऑल रियल नंबर है, लेकिन आगे पढ़ो, आगे एक्स की वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखो, उसने साफ साफ एक्स की वैल्यू दे दी, क्या एक्स की वैल्यू साफ आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, गिवन है क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ भाई, ग्रेटर देन 0 का मतलब यही तो हुआ ना, सारे पॉजिटिव नंबर। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर हमें लेने, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका जो डोमेन होगा, यानी डोमेन जो हम एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या पुट कर सकते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू, यानी 0 से बड़ी वैल्यू में सारी वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछे तो डोमेन लिखोगे बेटा 0, डोमेन इसका होगा 0 से इंफिनिटी, यहां पे ओपन इंटरवल आएगा। ओपन इंटरवल क्यों आएगा मैं आपको बताता हूं, ओपन इंटरवल क्यों आएगा, देखो दोनों में ओपन इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि आप इक्वल टू नहीं है, याद करो इंटरवल इक्वल टू आता था क्लोज, जो फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, यहां इक्वल टू नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है। 0 से बड़ी वैल्यू एक्स, मतलब डोमेन क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी कौन सी, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, तो 0 से इंफिनिटी तक ये आपका डोमेन होगा, जो आपसे नहीं पूछ रहा फिर भी आपको बता रहा हूं। चलिए मेन मुद्दा है सर जी रेंज का, हमें रेंज सिखा दो, इस क्वेश्चन में रेंज कैसे निकालेंगे। तो देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम रेंज कैसे निकालेंगे, fx की जगह y लिखूंगा, y इक्वल टू 2 माइनस 3x। समझिए बेटा बच्चों ध्यान से, इसका मुझे रेंज फाइंड करना है, तो रेंज कैसे फाइंड होगा उसका तरीका है। सबसे पहले x से लेके चलते हैं, मुझे x की वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में, क्या गिवन था कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यही किया था ना क्वेश्चन, x ग्रेटर देन 0 गिवन था ना क्वेश्चन के अंदर, दे रखा था ना x की वैल्यू 0 से बड़ी गिवन था। इसको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, कैसे कन्वर्ट होगा, पहले x के साथ क्या है 3 है, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई भी 3 से हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x, और 0 की 3 से करोगे तो 0 होगा, 3x आ गया। अब है माइनस, 3x के पीछे माइनस है, तो दोनों साइड माइनस की मल्टीप्लाई करो, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने आपसे कहा था साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो गया, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो साइन चेंज हो गया। अब इसके साथ क्या है 2 है, इसके साथ 2 है, तो मैं इसमें 2 प्लस कर दूंगा, 2 यहां पे लिख दूंगा, और मैथ कहती है अगर यहां 2 लिखा है तो आपको यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 यहां भी प्लस कर दिया, 2 यहां भी प्लस कर दिया। तो ध्यान से देखो ये फंक्शन तैयार हो गया, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है बेटा, ये तो फंक्शन था याद करो, और 0 और 2 को ऐड करूंगा 2, इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी है, इसका मतलब लेस देन बोलते हैं इसको बोलते हैं लेस देन, कि फंक्शन 2 से छोटी है, फंक्शन 2 से छोटी है। अगर ग्राफ पे कहूं मैं 2 से छोटी संख्या तो क्या करोगे, 2 से छोटी संख्या कहां जाएगी, 2 से छोटी संख्या 2 से छोटी है, 2 से छोटी मतलब इधर के सारे नंबर, ये वाले नंबर 2 से छोटी, तो रेंज क्या होता है मिनिमम और मैक्सिमम, तो इसका रेंज देखो क्या आएगा, रेंज क्या आएगा बेटा, तो 2 से छोटी यानी कि माइनस इंफिनिटी तक आएगा, तो माइनस इंफिनिटी, और मैक्सिमम क्या आएगा तो 2 आएगा, और यहां पर ओपन इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। दोबारा देखो बेटा रेंज कैसे निकाला जो आपसे पूछ रहा था, एक बार फिर से, ये था क्वेश्चन,
और मुझसे पूछा था डोमेन और रेंज, हालांकि डोमेन नहीं पूछा था, फिर भी आपको बता रहा हूं डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या क्या होता है? जो एक्स की वैल्यू में पुट कर सकता हूं। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं? क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी मतलब 0 से इंफिनिटी तक मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप 0 से बड़ी वैल्यू पुट करो, तो 0 से इंफिनिटी में कुछ भी पुट कर सकता हूं, तो डोमेन हो गया। रेंज कैसे निकालेंगे? ये मेरा क्वेश्चन था। अब मुझे क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी, क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन थी कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है। इससे मैं फंक्शन के ऊपर जाऊंगा, इससे मैं फंक्शन तैयार करूंगा, इससे फंक्शन तैयार करूंगा। कैसे तैयार करूंगा? पहले x की मैं देख रहा हूं x के साथ 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3x, ये रहेगा 0। अब मैं 3x के पीछे माइनस है, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज हो गया, देखो ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो गया। अब साथ में क्या है 2 है, तो यहां भी 2 ले आया प्लस कर दिया, यहां भी 2 प्लस कर दिया। ये क्या हो गया? ये फंक्शन हो गया। लेस देन की जगह लेस देन, 0 2 तो 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मुझसे पूछे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फंक्शन 2 से छोटा है। 2 से छोटा मतलब 2 से छोटी वैल्यू पता नहीं कहां तक, 2 से छोटी वैल्यू हमें नहीं पता कहां तक जाएगा। तो 2 से छोटी वैल्यू मतलब क्या? इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक, ये हमारा रेंज कहलाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से नोट कर लो रेंज। अब मैं आता हूं सेकंड पार्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है रेंज के, आपको तरीका सीख के जाना है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है आपके पास। सेकंड पार्ट देखो बेटा, आपको एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या गिवन है पढ़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन है। फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये फंक्शन है। और क्या क्वेश्चन में, एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स जो है वो रियल नंबर है, एक्स इज अ रियल नंबर। यहां पे एक्स के बारे में कह रहा है कि एक्स जो है रियल नंबर है। तो अगर मुझसे डोमेन पूछता है, बाई चांस पूछ रहा था डोमेन, तो रियल नंबर हो गया आंसर। क्यों? पढ़ो क्वेश्चन, खुद ही आंसर बोल रहा है, मैं क्या बोलूं? एक्स इज अ रियल नंबर, उन्होंने खुद बोला एक्स इज अ रियल नंबर। एक्स क्या है? रियल नंबर। एक्स क्या है? रियल नंबर। तो आ गया डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो एक्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो एक्स के बारे में खुद तो कह रहा है एक्स रियल नंबर है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज कैसे फाइंड होगा? रेंज देखो, पिछले क्वेश्चन में तो एक फैसिलिटी थी कि मुझे एक्स की वैल्यू गिवन थी, यहां तक एक्स की वैल्यू कुछ भी गिवन है, बस बोला रियल नंबर है। तो मैं कैसे तैयार करूं इसको, फंक्शन कैसे तैयार करूं? तरीका बताता हूं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर देखो, एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? कि मैं एक्स की वैल्यू जो मर्जी पुट कर लूं, स्क्वायर करने पे तो प्लस का ही आएगा, तो इसका मतलब ऐसे बोलेंगे ग्रेटर देन 0। सही बात है ना? एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लूं, 0 पुट कर लूं, 1 2, 0 पुट करूं तो 0 आएगा, इसलिए इक्वल टू लगाया मैंने, इसलिए इक्वल टू लगाया, क्योंकि 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। तो एक्स की वैल्यू जो मर्जी पुट कर लूं, लेकिन स्क्वायर करूंगा तो प्लस का ही आएगा, 0 से बड़ा आएगा। स्क्वायर करोगे ना आप, स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर 4 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा। यानी माइनस का रख लूं या प्लस का रख लूं, लेकिन स्क्वायर करूंगा तो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है? तो स्क्वायर वाली संख्या को ऐसे लेके चलते हैं। स्क्वायर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? +2 है, तो मैं क्या करूंगा आपको पता है, एक्स स्क्वायर +2 कर दूंगा, और यहां भी, इसमें भी 2 प्लस कर दूंगा, यहां भी 2 प्लस, यहां भी 2 प्लस। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन बन गया, ये देखो ये फंक्शन बन गया, और 0 और 2 को ऐड करो तो 2 आ गया। सर जी इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो 2 से बड़ा है, फंक्शन 2 से बड़ा है, फंक्शन जो है वो 2 से बड़ा है। ये ग्रेटर देन कहलाता है बेटा, ग्रेटर देन। फंक्शन जो है 2 से ग्रेटर है। 2 से ग्रेटर मतलब 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर मतलब ये वाली वैल्यू होती है, 2 से ग्रेटर, 2 से बड़ी, ये 2 से छोटी और 2 से बड़ी। आपसे कह रहा है फंक्शन जो 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी मतलब ये सारी वैल्यू, इधर वाली वैल्यू। तो मुझे क्या निकालना है? रेंज निकालना है। रेंज में क्या करते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू तो 2 है, तो क्लोज इंटरवल आएगा 2। क्यों? क्योंकि एक तो इक्वल टू का साइन है, देखो एक तो इक्वल टू का साइन है, इसलिए 2 आए, क्लोज इंटरवल आया, इक्वल टू में क्लोज इंटरवल आता है। दूसरा रीजन क्या है कि 2 पर बंद है रास्ता, कि 2 से और ज्यादा छोटा नहीं होगा, और इन्फिनिटी तो पता नहीं कहां तक जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी पे जो आएगा वो ओपन ब्रैकेट आएगा। तो 2 पे आएगा क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे आएगा ओपन इंटरवल। याद है ना फर्स्ट चैप्टर? ओपन क्यों आता है? क्योंकि इन्फिनिटी हमें नहीं पता ना, दरवाजा खुला हुआ है, पता नहीं कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी है पता नहीं, इसलिए ओपन है, खुला हुआ है। तो 2 और इन्फिनिटी, ये हमारा रेंज कहलाएगा। एक बार दोबारा देखो स्क्वायर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा था जिसमें एक्स रियल नंबर है, तो एक्स डोमेन होता है, तो डोमेन जो है रियल नंबर है, हो गया। रेंज की बात करें तो मुझे दिख गया, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर गिवन है, इस चीज पे ध्यान देता हूं। यानी स्क्वायर करूंगा तो कोई भी वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, इसमें 2 प्लस कर दिया तो 2 प्लस कर दिया, ये फंक्शन तैयार हो गया, ये 2 आ गया। इसका मतलब क्या है? फंक्शन जो 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी मतलब 2 से इन्फिनिटी तक, तो 2 से इन्फिनिटी, तो 2 और इन्फिनिटी इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा? चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड पार्ट देखिए, ये लास्ट पार्ट है आपका। तरीका सीखना है, बार बार आप कह रहा हूं तरीका सीखो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स
इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, बस ये आपको गिवन है। आगे और आगे कह रहा है एक्स इज अ रियल नंबर, बस ये बोल दिया एक्स इज अ रियल नंबर। तो डोमेन तो आपको पता लग ही गया होगा, एक्स इज अ रियल नंबर, जो एक्स है वो रियल नंबर है। तो सबसे पहले अगर मुझे बाई चांस इसमें डोमेन पूछ रहा होता तो डोमेन क्या होता, डोमेन होता आर। क्यों, आपको लिखा हुआ आंसर, देखो आंसर दिया हुआ एक्स इज अ रियल नंबर। डोमेन कौन होता है, एक्स होता है। डोमेन कौन होता है, एक्स। तो एक्स क्या है, एक्स है रियल नंबर, तो डोमेन हो गया। अब रेंज निकालना है, तो रेंज देखो, रेंज कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, एफ एक्स दिया हुआ ना, सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है ना। एफ एक्स का मतलब क्या बताया था, वाई बताया था, और वाई बराबर एक्स के, वाई बराबर एक्स के। एफ एक्स का मतलब वाई होता है, और वाई बराबर है किसके, एक्स के। अगर एक्स रियल है, आपने देखा अगर एक्स रियल है तो वाई भी तो रियल होगा बेटा, और वाई कौन होता है, रेंज होता है, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो रियल होगा। कितना आसान था, क्या आपको समझ में आ गया बेटा। भाई ये क्वेश्चन था, आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना था। डोमेन कौन होता है, जो एक्स होता है, एक्स इज रियल नंबर। एक्स डोमेन तो खुद ही दे दिया कि एक्स रियल नंबर है, तो एक्स रियल नंबर है, डोमेन आर हो गया। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स कौन होता है, तो वाई होता है, बताया था आपको, एफ एक्स वाई होता है, वाई बराबर एक्स के। अगर आप कह रहे हो एक्स, जो एक्स, एक्स मतलब कौन, डोमेन, डोमेन अगर रियल नंबर है तो दोनों इक्वल है ना, तो वाई भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। वाई कौन होता है, रेंज होता है, तो अगर एक्स रियल है तो वाई भी रियल होगा। तो इस तरह से आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो डोमेन भी इसका रियल नंबर आएगा, सॉरी डोमेन भी इसका रियल नंबर आएगा, और रेंज भी इसका रियल नंबर आएगा। इस प्रकार से बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में आपने बेसिकली 3 मेजर कॉन्सेप्ट कवर करे। अगर आप ध्यान दो पूरे एक्सरसाइज पे, तो आपने 3 मेजर रूल इस एक्सरसाइज में कवर करे। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, फंक्शन क्या होता है। एक बार जल्दी से रिवाइड कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए 2 कंडीशन बताई थी आपको कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट हैज ओनली 1 इमेज इन बी, उसका केवल एक ही इमेज होना चाहिए बी में, फंक्शन बताया था। सेकंड आपको बताया कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ये हम 9th क्लास में सीख के आ चुके हैं, तो ये तो ईजी था। और थर्ड जो था वो मेन कॉन्सेप्ट था कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ये आपको डोमेन और रेंज मेन इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो यही क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आपको बता दूं मैं, मैक्सिमम जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम में, यूटी में, टेस्ट में, सेमेस्टर में, टर्मिनल में ये क्वेश्चन नंबर 2 ही आता है। उसमें 2 टाइप क्वेश्चन है, मॉडल्स वाला था उसको अलग तरीके से करना था, जो अंडरवुड वाला था उसको अलग तरीके से करना था, और क्वेश्चन नंबर 5 भी यही था, डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज ही अधिकतर आता है, तो 2 और 5 की प्रैक्टिस बहुत बार करें। शुरू में पहली बार जब आप वीडियो देखोगे तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन आप दोबारा वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा कि डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से करना, कोई डाउट्स हो एग्जांपल कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछना। ठीक है बेटा, नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखो। आगे हम जब ये चैप्टर खत्म होगा तो केवल यही क्वेश्चन नहीं करेंगे, डोमेन और रेंज के बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये जब चैप्टर खत्म होगा तो डोमेन और रेंज का हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, तो बस बेसिक है। अभी हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे डोमेन और रेंज की। ठीक है, अभी आप इनकी प्रैक्टिस करो, जब ये अच्छे से आ जाएगा तो फिर मैं आपको हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते बेटा, अपना ध्यान रखो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।